उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला के 17 गांव में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब एक 12 साल की लड़की अपने ही घर में निर्वस्त अवस्था में मृत पाई जाती है। रात के अराउंड 10 बज रहे थे जब एक पड़ोस की महिला अपने पड़ोस के घर में जाती है कुछ सामान लेने के लिए। वो जाती है, देखती है दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाजे को हाथ धक्का मारती है तो दरवाज़ा फटाफट खुल जाता है और आंगन में सामने देखती है कि उसी परिवार की एक छोटी लड़की जिसकी उम्र 12 साल थी, उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं, वो बिल्कुल निर्वस्त होती है और मृत अवस्था में वहाँ पड़ी होती है। ये देख के उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। तो चलिए चलते हैं इस कहानी के तह तक और आपको सुनाते हैं 4 ऐसे हैवानों की कहानी जिससे पूरा अलीगढ़ ही नहीं पूरा देश दहल गया था। कहानी की शुरुआत होती है 8 अक्टूबर 2016 को रात के 10 बजे जब एक पड़ोस की महिला अपने पड़ोस वाले घर में कुछ सामान लेने के लिए जाती है। रात को जैसे दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। लड़की 12 साल की थी और वो उस घर की सबसे छोटी बेटी थी। उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था, उसको हाथों में आटा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी ये रोटी बना रही थी और किसी ने इसको मार के फेंक दिया, सारे कपड़े निकाल के। वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं और धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। जो भी इस मंजर को देख रहा था वो अंदर से एकदम दहल जा रहा था, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जा रही थी और सबके मन में एक ही सवाल आ रहा था, इतनी बेरहमी से किसने मारा है। और उस शव को देख के साफ लग रहा था कि किसी ने इसके साथ बलात्कार किया है। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बाकी के परिवार के सदस्यों को ढूंढने लग जाते हैं। दरअसल उस घर में एक बहन और एक माँ और एक भाई रहते थे। बहन की उम्र 12 साल थी और जो भाई होता है 14 साल थे। वो मानसिक रूप से बीमार था, थोड़ा सा पागल था और जो उसकी माँ होती है वो अराउंड 50-55 साल की होती है और वो दोनों घर से लापता थे। वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। गांव वाले उनको ढूंढने लग जाते हैं, आसपास ढूंढते हैं, वो कहीं भी नज़र नहीं आते। घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी जाती है और पुलिस को बताया जाता है कि यहाँ पे एक लड़की की लाश पड़ी है जो कि नग्न अवस्था में है और उसकी उम्र ओनली 12 साल है और उसका भाई 14 साल का और उसकी माँ अब भी लापता है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है और पुलिस के जो एसओ होते हैं शत्रुघ्न उपाध्याय और राजेश कुमार पांडे, वहाँ के एसएसपी, फौरन ही घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं। अब शहर में 3 कत्ल हो गए थे और मामला थोड़ा बड़ा था, इसलिए पुलिस की टीम जो है अपने साथ डॉग स्क्वाड को भी लाती है और वो घटनास्थल पर पहुंचते ही छानबीन स्टार्ट कर देते हैं और उसकी माँ और उसके भाई को तलाश जारी कर देते हैं। आसपास के इलाकों में ढूंढा जाता है, घरों में और हर जगह जहाँ पे मुमकिन हो सकता है वहाँ पे जाते हैं। और उस खोजी कुत्ते की सहायता से डॉग स्क्वाड जो होता है वो धीरे धीरे पुलिस को गाँव से थोड़ा दूर 500 मीटर दूर ले जाता है एक सुनसान इलाके में और वहाँ पर जाकर कुत्ता भौंकने लगता है। जब पुलिस वाले टॉर्च मारते हैं देखते हैं वहाँ पे एक महिला की लाश पड़ी है जिसके तन पे एक भी कपड़े नहीं है, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी और साथ ही एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ है और गड्ढे के पास 2-3 फावड़े रखे हुए हैं। ये सब देख के पुलिस दंग रह जाती है और गांव वाले भी सहम से जाते हैं। और इधर जो पुलिस के साथ कुत्ता होता है वो रुकता नहीं है, वो आसपास के इलाके में सर्च करता रहता है, खोज करता रहता है और धीरे धीरे वो 500 मीटर दूर जाके फिर दोबारा से भौंकने लग जाता है। जब पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक लाश और पड़ी होती है। वहाँ पे एक मन बुद्धि बालक जो था जिसकी उम्र 14 साल थी उसकी लाश वहाँ पड़ी होती है। अब 3 लाशें मिल चुकी थी और गांव वाले के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी। गांव वाले डर गए थे, सहम गए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था। हर कोई कह रहा था कि इतनी बेरहमी से इनको किसने मारा है। अब तीनों लोगों की लाश मिल चुकी थी और पुलिस वाले भी इस घटना की छानबीन बहुत ही गहनता से कर रहे थे और पुलिस वाले गाँव के हर शख्स से पूछ रहे थे जिस पे शक था। गाँव में पूछताछ जारी रहती है। इतने में पता लगता है कि इनका एक बेटा और है जो गाँव से थोड़ी दूर पर रहता है और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। जैसे उसको घटना की जानकारी मिलती है वो भी फ़ौरन ही मौके पर पहुंच जाता है। उसका नाम होता है समीम। समीम जैसे देखता है उसकी माँ, उसकी बहन और उसका छोटा भाई मृत पड़े होते हैं। उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो चीख पुकार मचाने लग जाता है, रोने बिलखने लग जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। गाँव के लोग उसको संभालते हैं और पुलिस वाले उसको बैठाते हैं, उसको ढांढस बनाते हैं और फिर उससे पूछताछ स्टार्ट करते हैं। समीम पुलिस को बताता है कि जो महिला है उनकी उम्र अराउंड 55 साल है, उनका नाम है अनवरी बेगम और वो उसकी माँ है और जो 12 साल की लड़की मरी होती है उसका नाम था कौसर जहां, वो उसकी बहन थी और उसका छोटा भाई था अजीम उर्फ जिसको घर में लोग डॉन कहते थे, डॉन के नाम से पुकारते थे। वो उसका छोटा भाई जो कि मनबुद्धि था। और जब पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हें किसी पे शक है, इससे पहले पुलिस कोई आगे सवाल करती समीम बोल उठता है। वो कहता है मेरे परिवार को मेरे गाँव के जो प्रधान है और उसके परिवार ने मिल के मारा है। इससे पहले पुलिस कुछ बोल पाती शहजाद फिर बोल उठता है, कहता है मेरे परिवार को 6 लोगों ने मिल के मारा है जिनके नाम है नेक मोहम्मद, शहजाद गोला पुत्र शाहिद, रियासत पुत्र शहजाद खान, सुलेमान खान, सज्जाद खान।
6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर लिखवा देता है। उसकी तहरीर देने के बाद पुलिस चैन की सांस लेती है। इधर 4 घंटे से पुलिस परेशान थी, उनके ऊपर वो एक बहुत बड़ा प्रेशर था। उनके माइंड में था कि कहीं जनता ना भड़क जाए, कहीं ऊपर से दंगा फसाद ना हो जाए। 3 लोगों का मर्डर हो गया है और वो जल्द ही हत्यारों को पकड़ना चाह रहे थे। लेकिन शमीम की नामजद तहरीर देने के बाद पुलिस चैन की सांस लेती है और फ़ौरन ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। उन लोगों को गिरफ्तार करके फ़ौरन पूछताछ शुरू कर दी जाती है और उन लोगों की जो कॉल डिटेल है उसको भी पुलिस निकलवा लेती है। लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता है और इस हत्या में उनका कहीं भी हाथ नहीं दिखता है। अब पुलिस के सामने एक और चुनौती खड़ी हो जाती है। अब पुलिस के मन में कई सारे सवाल थे और अब भी कातिल पुलिस की पहुंच से बाहर था। और इधर गांव वाले धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। साथ ही एक पूर्व प्रधान होता है, जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था, जो पूर्व प्रधान होता है खालिद, वो इनके ही परिवार से था, शमीम के परिवार से होता है। वो इलेक्शन हार जाता है, वो भी आता है शमीम के साथ मिलके, गांव वालों के साथ मिलके धरना प्रदर्शन करने लग जाता है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करने लग जाता है। और इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए ऑलरेडी भेजा हुआ था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो लोग दहल जाते हैं और जो भी इसके बारे में सुनता है उनके कान खड़े हो जाते हैं। दरअसल उन तीनों लाश के साथ इतनी दरिंदगी की गई थी। उनको पहले बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था, पीटा गया था। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और उनकी माँ और बेटी से बलात्कार किया गया था और उनके जीवित रहने पे भी बलात्कार किया गया था। एक लोग नहीं बल्कि कई लोग मिलकर गैंग रेप करते हैं और जब उन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो लाश के साथ भी कई बार बलात्कार किया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पूरा गाँव सहम जाता है और हर कोई आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ कर उनको कड़ी सजा दिलाने की मांग करता है। और इधर पुलिस उन 6 संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। उनको पकड़ा गया था और उनसे सख्ती से भी पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी कबूल नहीं करता कि गुनाह उन्होंने किया है। और पुलिस को भी ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग बेकसूर हैं, इन लोगों ने गुनाह नहीं किया है। और इधर स्थानीय लोग बहुत ही गुस्से में थे, आक्रोश भर चुका था लोगों में। लोग सड़कों पर इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस के ऊपर एक बड़ा प्रेशर था, एक बहुत बड़ा दबाव आने लगता है। और इधर विधायक जो स्थानीय नेता होते हैं वो भी पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। अब पुलिस के सामने एक नई चुनौती थी और कातिल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे करके टाइम बीतता जा रहा था। इस घंटा को हुए अराउंड 15 से 20 दिन हो जाते हैं और अब भी पुलिस के हाथ खाली थे। असली कातिल तक पुलिस अब भी नहीं पहुंच पाई थी। और इस केस की छानबीन जो दी गई थी वो शहर के एसओ, अलीगढ़ के जो एसओ होते हैं शत्रुघ्न उपाध्याय और 2013 के आईपीएस बैच के आईपीएस अधिकारी अमानत अली खान को दी गई होती है। और इधर जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे, पुलिस को पता लग गया था कि इस हत्या में इनका हाथ नहीं है। और उधर गांव के लोग सब धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे, भारी तादाद में लोग सड़कों पे थे और जल्द से जल्द उनको फांसी की मांग कर रहे थे। धीरे धीरे इस घटना को बीते 1 से 2 महीने हो जाते हैं और अभी पुलिस के हाथ खाली थे और इधर लोगों का धरना प्रदर्शन बंद नहीं हो रहा था। अब केवल 17 गांव के लोग ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी बहुत सारे इकट्ठा हो गए। वो डेली ट्रैक्टर भर के आते और थाने के आसपास हंगामा करते और धरना प्रदर्शन करते। और पुलिस देखती कि वहाँ डेली बिरयानी बटती, 15-15, 20-20 किलो की बिरयानी डेली आती और उन लोगों में बांटा जाता। वो लोग खाते पीते और दिन भर वहीं पड़े रहते। अब पुलिस को थोड़ा शक होता है। पुलिस सोचती है जो गांव में जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे वो यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिन भर बिरयानी खा रहे हैं। तो पुलिस जब इसका पता लगाती है तो पता लगता है कि जो गांव का पूर्व प्रधान था खालिद, वो सब इन लोगों का खर्चा उठा रहा है और वही सबको ट्रॉली में भर भर के मंगवा रहा है और धरना प्रदर्शन करवा रहा है। और इन पिछले 1 से 2 महीने के अंदर पुलिस के पास इतनी रिटर्न में शिकायतें आई कि बहुत सारी रद्दी पेपर कागज इकट्ठा हो गए। 10 से 20 किलो के अराउंड पेपर इकट्ठा हो गए, जिसमें केवल एप्लीकेशन दिया गया था, जिसमें कंप्लेन की गई थी कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी दो। लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। पुलिस काफ़ी प्रेशर में काम कर रही थी और पुलिस को पता था जो 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो बेगुनाह हैं। अगर उनको जेल भेज दिया गया, फांसी दे दी गई तो पुलिस के हाथों से पाप हो जाएगा। पुलिस को पूरा विश्वास था कि ये कातिल नहीं है। और इधर खालिद पुलिस पे लगातार दबाव बना रहा था। वो कह रहा था कि उन 5 आरोपियों को, 6 आरोपियों को फांसी दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए। और डेली शिकायत पत्रों के ढेर लगे हुए थे। अब पुलिस को थोड़ा शक होता है। दरअसल जिन जो पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार करती है वो वर्तमान के प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान। अब वो जेल में थे और खालिद पूर्व प्रधान था और इसने प्रधानी चुनाव इस बार लड़ा था लेकिन वो हार गया था। अब पुलिस के मन में ये जब बात जाती है तो पुलिस को कुछ ना कुछ थोड़ा सा शक होता है। उसे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस क्या करती है, खालिद की कॉल डिटेल निकलवाती है और खालिद पे नज़र रखना स्टार्ट कर देती है। पुलिस देखती है जो भी जितने भी आदमी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जितनी भी शिकायतें आ रही हैं वो खालिद के थ्रू आ रही हैं। 5-6 महीने से लगातार खालिद इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, क्यों लोगों को सपोर्ट कर रहा है। जब पुलिस जांच करने लग जाती है और जब खालिद की कॉल डिटेल निकल के सामने आती है तो पुलिस में देख के चौंक जाती है।
पुलिस देखती है कि खालिद के नंबर पे लगातार राजस्थान के भरतपुर से और एक दो आसपास के शहरों से लगातार कुछ लोग हैं जो उसको कांटेक्ट करते हैं, और वो जो बंदे होते हैं वो उस दिन घटना स्थल पे मौजूद थे। जिस दिन घटना वाली रात जब इन तीनों की हत्या हुई थी वो घटना स्थल पे उस दिन भी मौजूद थे। तो पुलिस तुरंत ही उन लोगों को हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ चालू कर देती है। वो लोग तो पहले पुलिस को गुमराह करते हैं, पहले पुलिस को घुमाते रहते हैं, कोई भी सवाल का सही जवाब नहीं देते हैं। जब पुलिस सख्ती दिखाती है धीरे धीरे तो वो टूटने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो सच्चाई उगलने लगते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, उन्होंने जरूर अपना कबूल किया कि हाँ हत्या मैंने ही की है और इसमें कई लोग शामिल हैं, लगभग 8 से 10 लोग। फिर वो पुलिस के सामने अपने घिनौने कृत्य की कहानी बताते हैं और जो बयान वो करते हैं पुलिस के सामने, उसको सुन के पूरा पुलिस महकमा हिल जाता है, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। ऐसी हैवानियत शायद ही किसी ने किसी के साथ की होगी। दरअसल इस पूरे हैवानियत की जो कहानी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 30 सितंबर 2016 को। 30 सितंबर 2016 को गांव का जो चुनाव हुआ था, प्रधानी का चुनाव कुछ दिन पहले हुआ था, उसका रिजल्ट आना बाकी था। जब 30 सितंबर को चुनाव का रिजल्ट आता है उसमें खालिद जो होता है प्रधानी पद पर खड़ा होता है, वो हार जाता है और गांव का ही जो परवीन होता है वो चुनाव जीत जाता है, जिससे इन दोनों में कहा सुनी हो जाती। खालिद जो थोड़ा दबंग टाइप का था वो परवीन से कहता है तू चुनाव तो जीत गया है लेकिन तेरी प्रधानी में चलने नहीं दूंगा। खालिद ग्राम प्रधानी का चुनाव हारने के बाद बिल्कुल बौखला गया था और वो घर पे आता है और अपने दोस्तों यारों के साथ बैठता है और एक घिनौना प्लान बनाता है। वो प्लान के तहत सारा काम करता है। खालिद एक प्लान बनाता है, क्यों ना ही अपने पक्ष के लोग जो उसको वोट दिए थे, जो उसके पार्टी के लोग थे, वो सोचता है उनको ही मार दिया जाए और बलि का बकरा बनाया जाए और इसका पूरा इल्ज़ाम जो है वो विपक्षी प्रधान के ऊपर डाल दिया जाए, ताकि अगर वो जेल में चला जाएगा तो कुछ टाइम के बाद दोबारा से चुनाव होगा और फिर वो प्रधान बन जाएगा। फिर खालिद अपना डर्टी माइंड चलाता है और एक घिनौने खेल की इस शुरुआत कर देता है। दरअसल जो शमीम की माँ होती है अनवरी बेगम, वो पड़ोस से ही डेली गाय का दूध ले आती थी और जो गाय का दूध होता है वो सद्दू के यहाँ से लाती थी। सद्दू नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि खालिद का भतीजा था। अनवरी बेगम डेली 6:30 से 7 के बीच में शाम को जाती है, वहाँ से दूध लेके आती है। घटना वाली रात भी शाम को 6:30 बजे अनवरी बेगम दूध लेने के लिए जाती है। देखती है सद्दू का जब दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है, देखती है वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं। अनवरी बेगम जैसे अंदर जाती है वो एक पीछे से आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो लोग अनवरी बेगम को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनके साथ रेप करने लग जाते हैं। वो उनके कपड़े सारे निकाल के फेंक देते हैं और बारी बारी से रेप करते हैं और वो शोर मचाने लगती है। जब शोर मचाने लगती है तो एक बंदा उसका मुंह बंद पकड़ के दबा लेता है और बाकी बारी बारी से उसके साथ रेप करते रहते हैं। उसका मुंह काफ़ी देर दबाए रखता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ये लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं तुरंत ही लाश को ठिकाने लगाया जाए। और इधर उस महिला का एक बेटा होता है जो 14 साल का रहता है। वो थोड़ा मंदबुद्धि होता है, वो घर पे था और उसकी एक 12 साल की बहन थी। जब काफ़ी देर हो जाता है, उसकी माँ वापस नहीं आती है, तो उसकी जो बहन होती है वो आटा गूंथ के रोटी बनाने जा रही होती है। वो कहती है अपने भाई से कि जाओ देखो माँ अभी तक आई नहीं। वो जो मंदबुद्धि भाई होता है घर से निकल जाता है और जब जाता है, जब उसके दरवाजे पे पहुंचता है, सद्दू के दरवाजे पे, वो थोड़ा दूर ही रहता है। वो देखता है कि 3-4 लोग जो हैं वो उसकी माँ को चारों तरफ से हाथ पैर पकड़ कर निकलते हैं बाहर और लेके खेतों की तरफ चले जाते हैं। वो चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है और एक कोने में छुप जाता है। जब उसको थोड़ी देर आगे ले जाते हैं तो वो भी पीछे पीछे जाने लगता है। वो चारों लेके उसको जंगल में चले जाते हैं, गाँव से लगभग 500-600 मीटर दूर, और एक झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसको लाश को रख देते हैं और 3 लोग मिलकर फावड़े से गड्ढा खोदने लग जाते हैं और चौथा व्यक्ति वहीं लाश के पास बैठा होता है और उसको निहारता रहता है। और उसको देखते देखते वो उठता है और अपने सारे कपड़े उतारता है और वो लाश के साथ जाके फिर से घिनौना कृत्य करने लग जाता है। वो उस मृत महिला के शरीर से रैप करता है और उसका एक मानसिक रूप से बीमार बेटा दूर बैठ के सब देख रहा होता है। जब उस महिला से रेप कर रहा होता है, जो बाकी के 3 साथी उसके होते हैं वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अब बस करो, बहुत हो गया, ये गंदी हरकत अब मत करो, वो मर चुकी है और तुमने बहुत इसके साथ घिनौना कृत्य कर लिया। इतने में उन चारों में कहा सुनी हो जाती है और वो चौथे आदमी को मिलके वो लोग डांटने लगते हैं और फटकारने लगते हैं और वो गुस्सा होता है, बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं दफनाओ इसे और मैं जा रहा हूँ। वो गुस्सा होके और गांव की तरफ जाने लगता है। वो जैसे कुछ दूर आता है उसको सामने एक बच्चा बैठा दिखाई देता है और उस बच्चे को देख के पहचान जाता है। वो समझ जाता है कि ये उसी अनवरी बेगम का जो महिला है उसका बच्चा है। वो दौड़ के वापस जाता है, तुरंत उन तीनों से बताता है कि वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि इसका बेटा है और उसने सब कुछ देख लिया है। फिर वो चारों दौड़ के आते हैं, उसको चारों तरफ से घेर के उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसको भी ले जाते हैं वहीं और उसकी गला दबा के हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वो उन दोनों को वहाँ पे दफनाने की फिराक में थे। इतने में उनको कुछ आहट मिलती है, ऐसा लगता है कोई उन लोग की तरफ आ रहा है और वो चारों वहीं पे
दोनों लाश को छोड़ के भाग जाते हैं। वो दोनों भागते हुए उसी सद्दू के घर पे आते हैं जहाँ पे उसकी माँ डेली दूध लेने आया करती थी। वो अंदर जाते हैं और वहाँ पे 6 लोग पहले से ही बैठे होते हैं और अब टोटल वहाँ पे 10 लोग हो जाते हैं। ये चारों जाते हैं अंदर बैठ जाते हैं। इतने में शमीम की जो छोटी बहन होती है, उस महिला की जो छोटी लड़की थी जिसकी उम्र 12 साल थी, वो आ जाती है अपनी माँ को ढूंढते हुए। अपनी माँ को आवाज़ लगाती है तो वो लोग बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। वो आवाज़ लगाते लगाते घर के अंदर आ जाती है और जैसे अंदर आती है वो लोग फिर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उस लड़की को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। वो हैवानों की तरह उस पर टूट जाते हैं और उसके जिस्म से कपड़े को नोचने लग जाते हैं। एक एक करके सारे कपड़े उतार के फेंक देते हैं। लड़की बिल्कुल नग्न हो जाती है। अब बारी बारी से ये लोग अपना मुंह काला करते हैं और उसके साथ घिनौना काम करते हैं। इसमें गांव का पूर्व प्रधान खालिद और उसका भतीजा सद्दू, ये दोनों भी शामिल होते हैं। अब ये सारे 10 हैवान मिलके उस लड़की का बारी बारी से गैंग रेप करते हैं और उसे बड़ी बेरहमी से नोचते हैं जानवरों की तरह और उसका मुंह दबाए रहते हैं ताकि वो शोर ना मचाए। और रेप करते करते उसकी कब डेथ हो जाती है उनको पता ही नहीं चलता। मरने के बाद भी ये लोग नहीं रुकते, बारी बारी से कई बार उससे गैंग रेप करते हैं। उसकी लाश के साथ खेलते हैं, छिड़कानी करते हैं और उसका रेप करते रहते हैं। दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए एक लाश के साथ अब बारी बारी से रेप कर रहे थे। और जब उनका मन भर जाता है तो एक घिनौना प्लान बनाते हैं और वो कहते हैं चलो इसको ले जाके इसके घर में ही फेंक दिया जाए और इसका जो इल्ज़ाम है वो जो वर्तमान प्रधान है उसके ऊपर डाल देते हैं। प्लान के अनुसार ही उस लड़की की लाश को ले जाकर उसके घर में फेंक दिया जाता है। और जब उसका भाई शमीम आता है तो वो प्रधान खालिद जो होता है और उसके चमचे मिलकर उसको भड़काते हैं, बहकाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो बहन, माँ और भाई की जो हत्या की है वो वर्तमान का जो प्रधान है उसने ही की है। जिससे शमीम उनके बहकावे में आके और मौजूदा गांव का जो प्रधान होता है उनके खिलाफ जाके नामजद रिपोर्ट दर्ज करा देता है और पुलिस उन सबको हिरासत में ले लेती है। और इधर खालिद धरना प्रदर्शन करवाता रहता है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है, नए हत्याकांड का खुलासा होता है और जब कातिलों का पता लगता है तो खालिद जो है वो अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। भले 4 लोग ही पकड़े गए थे, बाकी के 6 लोग फरार चल रहे थे। पुलिस की कई टीमें इसमें जुट गई थी और इनको ढूंढने का काम कर रही थी। प्रदेश के कोने कोने में इनको ढूंढा जा रहा था लेकिन इनका कहीं भी सुराग नहीं मिल रहा था और पुलिस ने इन पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। बहुत ही कड़ी मशक्क़त के बाद आखिर एक दिन ये लोग पकड़े जाते हैं। तब तक 13 से 14 महीने का टाइम बीत चुका था। इस केस में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया था जिनके नाम हैं खालिद, शकील, सद्दू, अयूब, बबलू, रियाजुद्दीन, जावेद, छटुल्ला और 2 अज्ञात लोग थे जो कि बाहर से बुलाए गए थे। इन सब के साथ मिलकर खालिद ने, जो कि उनके कुनबे की, उनके परिवार की ही महिला थी और वो बच्ची थी, उनके साथ बहुत ही गंदी तरीके से दरिंदगी की और उनके मर जाने के बाद उनके शव के साथ भी इन्होंने रेप किया और कई बार बारी बारी से गैंग रेप किया। हत्याकांड का जब खुलासा होता है और लोगों को पता लगता है कि खालिद ने चुनावी रंजिश के चलते इतना बड़ा और इतना घिनौना कृत्य कर डाला है तो लोगों का खून खौल उठता है और हर कोई खालिद की फांसी के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा था और हर कोई यही कह रहा था कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दो। आज भी इस घटना को सोच के लोगों की रूह कांप जाती है। पता लगा है कि ये जो आरोपी हैं, सारे आरोपी अभी जेल में हैं। अभी इस केस से फैसला नहीं आया हुआ है लेकिन हर कोई चाहता है कि इन सारे आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी हो जाए। आप लोगों की क्या राय है इस घटना के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसे बहुत सारी वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी।